बायोलॉजी हो गई है ख़त्म, ह्यूमन बायोलॉजी हो गई है ख़त्म। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो मैं क्लासिफिकेशन क्या है ये सब कुछ आपको समझा दूंगी। इसके बाद आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन में शुरू होगा प्लांटी। तैयार है ना? प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में पूरा प्लांट मतलब प्लांट का मार्फोलॉजी, पहले तो किंगडम के बारे में ही सब पढ़ोगे आप लोग। शैवाल क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, आपका ये आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ पढ़ोगे जो आप प्लांट में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके प्लांट की मार्फोलॉजी शुरू होगी, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये सब कुछ। फिर प्लांट में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो शुरू होगा। टिश्यू के बाद प्लांट में आपके हार्मोन्स होते हैं वो होगा। प्लांट में होने वाली जितनी बीमारियां हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, कवक से होती है, जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, कमियों से होती है ना, खनिज पदार्थों की कमियों से होती है, ये सब कुछ। मतलब एक प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका पूरा प्लांट किंगडम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किंगडम स्टार्ट करेंगे तो आपका प्लांट किंगडम भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपके प्लांट के पूरे जो चैप्टर होते हैं, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, अभी समझना। पहले अगर हम आपको पादप जगत पढ़ाते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ाते हैं, तो प्लांट किंगडम में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आपका शैवाल पढ़ते हैं प्लांट में, आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, ठीक है, और एक आप पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जितने भी हम पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं वो पढ़ते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, सब पढ़ा है कभी? आवृत्ति, अनावृत्ति, बीजी सुना होगा, वो सब कुछ पढ़ेंगे। जब ये पूरा पादप जगत कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्लांट की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, पादप आकार की, जिसमें हम आपको अलग से जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये सब कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी हो गई है खत्म, है ना। दूसरा, पादप आकारकी के बाद प्लांट में जैसे हम लोगों में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वैसे प्लांट में भी होते हैं, तो उसको हम पादप उदक कहते हैं, वो पढ़ेंगे आप। आपने कभी पढ़ा होगा जाइलम, फ्लोएम, इसके अलावा भी और बहुत सारे टिश्यू होते हैं आपके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। जैसे हम लोगों में हार्मोन होते हैं ऐसे इसमें भी कुछ हार्मोन होते हैं, वो पढ़ेंगे। प्लांट में भी जैसे हम लोगों में रोग होते हैं वैसे प्लांट में भी रोग होते हैं, वो पढ़ेंगे। मतलब ये मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हम आपकी प्लांट बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लांट बायोलॉजी में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपके प्लांट किंगडम से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे ये भी कवर हो जाए और जिससे ये भी कवर हो जाए। हम ये भी अलग से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं पहले ये सोचा था हमने कि पहले यहीं से शुरू कर देंगे, तो मैंने कहा कि किंगडम से स्टार्ट करेंगे तो आपको नीचे से चीज़ समझ में आएगी, बेस बन जाएगा आपका, है ना, कि प्लांट कैसे बना, कौन प्लांट है कौन प्लांट नहीं है, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो तैयार है ना? तैयार है? तैयार है ना? समझ लो पहले, अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि समझने में तो टाइम लगेगा ही। चल, अब सबसे पहले आज हम आपको पहले बता देते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, जगत का वर्गीकरण। अभी लिखना नहीं है, केवल और केवल समझना है। अभी वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। वर्गीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी कि अब देखो ये तो बता दिया गया कि वर्गीकरण में मतलब आपके दो तरह के, हमारे पृथ्वी में दो तरह के जीव हैं, एक प्लांट के रूप में, एक एनिमल के रूप में। अब एनिमल में भी कई सारे टाइप होते हैं, छोटे छोटे एनिमल होते हैं, बड़े बड़े एनिमल होते हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम आपको पढ़ाएंगे तब उसमें छोटे बड़े सबको अलग करके पढ़ाएंगे। लेकिन अभी कैरोलस लिनियस ने ये बात कही कि हमारे पूरे पृथ्वी में केवल दो प्रकार के जीव प्रेजेंट हैं, एक प्लांट के रूप में जिसे हम पादप जगत कहते हैं, दूसरा है आपका जंतुओं के रूप में जिसे हम जंतु जगत कहते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपके वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने बताया था। कैरोलस लिनियस ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्गीकरण की बात की, टैक्सोनॉमी की बात की, इसीलिए हम इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। इन्होंने दो वर्गीकृत किए, एक पादप जगत के बारे में बताया, एक जंतु जगत के बारे में बताया।
लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में और भी हम जंतु में ठीक है रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपके बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन पृथ्वी पर होते हैं। जैसे आप जानते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। आप कुछ ऐसे जीव जानते हैं जो जीवों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में कुछ ऐसे जीव हैं छोटे छोटे जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है लेकिन हमें नहीं पता, तो वो हमारे हो गए प्रोटोजोआ। जैसे अगर मैं बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया का एक परजीवी होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का एक परजीवी होता है जो आपको मलेरिया रोग फैलाता है। आप ये जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन उस मलेरिया का मेन कारण आपका वो जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो मेन होता है। तो वो क्या है, हमारा प्रोटोजोआ है। तो ये हमारे शरीर में अंदर होते हैं और फिर हमें बीमारी फैलाते हैं। अब ऐसे जीव जो हमारे शरीर के अंदर हैं, ऐसे जीव जो बाहर हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, तो इसको क्या हम जंतु में रख सकते थे? जंतु में नहीं रख सकते थे ना। इनके लिए फिर एक अलग पार्ट ही बना। आपके कवक हो गए। अब कवक को किस में रखोगे? कवक तो दोनों तरह की तरह काम करता है, जंतुओं की तरह भी काम करता है और प्लांट की तरह भी काम करता है। कवक आप जानते होंगे जिसको आप फफूंद बोलते हैं, है ना। जैसे अचार में जो फफूंद लग जाती है वो कवक ही आपकी, है ना। जो आप रख दीजिए बारिश के समय में कहीं पे लकड़ी रखी है तो देखते हैं उसमें काले रंग की फफूंद लग जाती है, वो कवक है। तो आप क्या नाम देंगे उसे? पादप नाम देंगे कि जंतु नाम देंगे, है ना। तो वो भी एक अलग एक मैटर अलग हो गया, तो उसको हम कवक कहते हैं। फिर पादप तो है ही, समझ लो प्लांट में सब आ गया आपके। अब कुछ ऐसे भी प्लांट में भी कई सारे रूप है, कुछ समुद्र के अंदर है, कुछ समुद्र के बाहर है, कुछ नदियों में है, कुछ हम सामने देखते हैं, वो हो गया। इसमें भी कई सारे टाइप हैं। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में भी आपने बहुत छोटे छोटे कीड़े पढ़े हैं, छोटे बड़े कीड़े पढ़े हैं ना, मतलब। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो जंतु का वर्गीकरण था वो सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने 1758 में बताया था। इन्होंने 2 जगत बताए थे अपने रूप से, एक पादप जगत, एक आपका जंतु जगत। लेकिन इतने से काम नहीं चला। आगे जाके एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आर्यच विटेकर, ठीक है। ये आए और इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपको भी समझाया ना कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं जंतु जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जीवों के शरीर के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट की तरह भी काम करते हैं, जंतु की तरह भी काम करते हैं, वो हो गया कवक। प्लांट तो है ही, जंतु और है ही। तो आर्यच विटेकर ने सबसे पहले एक नया वर्गीकरण दिया जिसको हम कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। कौन सा जगत? 5 जगत। मतलब इन्होंने 5 किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए? 5, जिसके कुछ प्रमुख नाम हैं। मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, जिसमें हम आप प्रोटोजोआ वगैरह पढ़ेंगे। तीसरा फंजाई, जिसमें हम कवक वगैरह पढ़ेंगे। प्लांटी, जिसमें हम पेड़ पौधे पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका एनिमेलिया, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण समझ में आया कि वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए हुई कि हम अलग अलग जीवों को पढ़ें। हम केवल पादप और जंतु में नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि सबको नहीं रखा जा सकता था, इसलिए अलग किया। और किसने अलग किया? ये काम किसने किया? आर्यच विटेकर। इसलिए इन्हें 5 जगत वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। और 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में विटेकर के आने से पहले भी और सारे वैज्ञानिक आए थे, जैसे आपका कोपलैंड। कोपलैंड ने कौन सा वर्गीकरण दिया? 4 जगत। 3 जगत किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। एक 3 जगत वर्गीकरण भी दिया गया था जिन्होंने दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अब फिर से मैं एक चीज समझा रही हूँ। हैकेल कैरोलस लिनियस ने कितने जगत बताए थे? 2 जगत। तो 2 जगत वर्गीकरण के पिता कौन कहलाएंगे? कैरोलस लिनियस। 3 जगत किसने बताया? अर्नेस्ट हैकेल। तो 3 जगत के जनक कौन कहलाएंगे? अर्नेस्ट हैकेल। 4 जगत के बारे में किसने बताया? कोपलैंड। और सबसे मेन जो आप पढ़ेंगे वो किसने बताया? आर्यच विटेकर। 5 जगत वर्गीकरण। और 5 जगत ये हमारे। और उस 5 जगत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट के बारे में।
किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको समझा देती हूँ। मोनेरा के अंतर्गत देखिए, आपके जो पृथ्वी में जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे छोटे छोटे जीव हो, जो बैक्टीरिया है उनकी भी बात कर रहे हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक कोश की और बहुकोश की। अभी एक बात मैं और कहूंगी, अभी समझिएगा। एक यूकैरियोटिक, मैं बता रही हूं कि ये क्या है, और एक है प्रोकैरियोटिक। अगर आज आप ये समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आप अपने बायोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट समझ जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि दो प्रकार के जीव, चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे वो हम जंतु की बात करें। एक बोला गया है कोशिका के आधार पर, और एक कोशिका के अंदर समस्त उपस्थित पदार्थों के आधार पर। पहला, एक कोश की बहुकोश की। एक कोश की क्या है? यूनिसेलुलर कहते हैं इंग्लिश में। ऐसी कोशिका या फिर ऐसा जीव या फिर ऐसा प्लांट जो केवल एक कोशिका से बना हो, केवल एक, मतलब यही इसकी सेल है, यही इसका जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना इसकी कोई बॉडी है, शरीर नहीं है, इसकी कोई संरचना नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं ना एक कोशिका में, जैसे अमीबा। अमीबा की कोई खास संरचना नहीं। अमीबा चाहे तो ऐसा भी दिख सकता है, अमीबा चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, अमीबा चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अमीबा क्योंकि कैसा जीव है? एक कोश की, मतलब केवल किससे बना हो? एक कोशिका से। क्योंकि एक कोशिका में एक बॉडी तो नहीं बन पाएगी ना, मैंने बताया था ना कि कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, कई सारी कोशिकाएं बनाती हैं, कई सारी कोशिकाएं मिलकर आपके शरीर में टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, फिर आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके बॉडी। अब एक कोशिका से तो ऐसा काम नहीं हो सकता था, है ना, एक कोशिका ये काम नहीं कर सकती थी। तो ये जो एक कोश के जीव होते हैं ना, एक तो इनकी कोई खास संरचना होती है, ना ही इनमें कोई भी कुछ खास काम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि एक कोश के जीव कैसे जीव होते हैं? जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, वो एक कोश के जीव कहलाते हैं। बहुकोश की, जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर, जैसे हम लोग, है ना, हम लोग एक कोश के नहीं है, हम लोगों की एक कोशिका अपने आप को बार बार डिवाइड कर रही है, आगे चल के टिश्यू बना रही है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से बॉडी। जो हम लोग दिखते हैं वो हमारी कंप्लीट बॉडी है, जो कि लाखों की संख्या में कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो हम लोग कैसे हैं? बहुकोश की। और भी जानवर जो है, गाय, बछड़ा, शेर, सब कुछ क्या है, मतलब जो आपको रूप से दिख रहे हैं, जो आपको सामने से दिख रहे हैं, वो सभी जीव कैसे है? बहुकोश की। एक कोश की कभी भी आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये समझ में आ गया? अब इसकी बात करते हैं। कोशिका में भी दो प्रकार होते हैं। अब मैंने तो कोशिका, एक कोश की बहुकोश की बता दिया। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पहले समझते हैं। मैंने सेल बताया था, सेल के अंदर मैंने बताया था कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। सेल में कई सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, आपकी गोल्जी बॉडी हो गई, आपके लवक हो गए, है ना, और भी बहुत कुछ। तो ये क्या है? इसके सेल ऑर्गन है, ये इसके क्या है? सेल ऑर्गन। तो ऐसी कोशिका, समझना इस चीज को, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक तथा जो अन्य कोशिकांग है, कोशिका के अंग हैं, वो उपस्थित ना हो, वो कैसी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के साथ साथ सभी कोशिकांग प्रेजेंट हो, वो कैसी होंगी? यूकैरियोटिक। आ गया समझ में? अब मैं क्या बताने वाली थी, ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो मैं आपको मोनेरा प्रोटिस्टा में एक चीज बताने वाली हूँ, जो कि आपके जो अभी जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, जो अभी जस्ट हुआ है पेपर, उसी में क्वेश्चन आया था प्रोटिस्टा से संबंधित। पूछा गया था ये कि बताइए, मतलब ये चार ऑप्शन थे, ये चार ऑप्शन थे शुरू के, ये चार ऑप्शन थे, और इसमें ये पूछा था कि बताइए कौन सा ऐसा जगत है जिसमें आपके यूनिसेलुलर और आपके यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित रखे जाते, मतलब रखे जाते हैं। बताओ, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, सोचो। प्रोटिस्टा, समझिएगा, जो आपके मोनेरा जगत के प्राणी होते हैं, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखते हैं। कैसे?
एक कोश की प्रोकैरियोटिक, मतलब एक कोश की होंगे जो दिखाई नहीं देंगे तथा उनका जो कोशिका होगा वो कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक, मतलब ना तो उसमें केंद्रक होगा ना ही कोशिकांग होंगे। ठीक, प्रोटिस्टा एकमात्र ऐसा है जो एक कोश की तो होता है लेकिन ये कैसा होता है, यूकैरियोटिक, मतलब एक कोशिका तो होगी लेकिन इस एक कोशिका में ही आपके केंद्रक भी प्रेजेंट होंगे और कोशिका के अंग भी प्रेजेंट होंगे। जगाओ उनको, नींद आ रही है? हाँ रुक जाओ, थर्ड बेंच में आपको नींद आ रही है? पहले तो ऐसे करके बैठना बंद कर दो। हाँ अब ऐसे करके बैठना। एक कोश की यूकैरियोटिक, ये कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी। जो जीव आते हैं, जैसे आपके मैंने प्लाज्मोडियम की बात की, तो जो प्लाज्मोडियम होता है ना, एक कोशिकी होता है, उसको आप छोटे अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो एक ऐसा जीव है जिसमें केंद्रक भी है और जिसमें कोशिका के अंग भी है। इस कारण से वो कैसा बन गया, यूकैरियोटिक। आ रहा है समझ में? फंजाई की बात करते हैं। फंजाई आपका बहुकोशिकीय होता है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कैसा होगा, बहुकोशिकीय है तो वो कॉमन सी बात है, कैसा होगा, यूकैरियोटिक। आपके प्लांटी भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। पौधे वगैरह जो आ जाते हैं इसमें। फिर आपका एनिमिलिया, ये भी कैसा होता है, बहुकोशिकीय। एनिमल जितने हैं वो सभी बहुकोशिकीय हैं और ये भी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। फिर से इसको आपको चाहे रट्टा मार लीजिए, समझ में आ गया हो तो समझ लीजिए, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन अभी अभी ही पेपर में रिसेंटली ही आया था कि प्रोटिस्टा, बताइए ऐसा कौन सा जगत है जिसमें आपका एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक आता है, प्रोकैरियोटिक नहीं। ये तो सबको याद हो जाता है, मेन सबको ये भूलता है, तो याद रखेंगे कि मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय लेकिन कैसा, यूकैरियोटिक। फंजाई में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, एनिमिलिया में भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? अब इतना लिखेंगे फिर प्लांटी स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवधारियों का वर्गीकरण भी लिख सकते हैं। लिखिए, वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम, वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम, वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने बताया था। वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने बताया था, सामने लिखा हुआ है, कैरोलस लिनियस ने बताया था। इसलिए इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने, आगे लिखे, इन्होंने द्वि जगत के बारे में बताया था, इन्होंने द्वि जगत के बारे में बताया था। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। द्वि जगत के बारे में बताया था, पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। अच्छा, इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसमें इन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया था। कौन सी पुस्तक बताओ? सिस्टेमा नेचुरी। मेरे बताने के बाद सबको पता नहीं कैसे याद आ जाता है। चलिए लिखे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, कैरोलस लिनियस ने ही लिखी थी ये पुस्तक। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, सिस्टेमा नेचुरी में
द्विजगत वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। सिस्टेमा नेचुरी में द्विजगत वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। द्विजगत वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। अब जो मैं लिख रही हूँ प्रमुख वर्गीकरण, प्रमुख वर्गीकरण डाल लीजिए। प्रमुख वर्गीकरण मैं लिख रही हूँ जो वो आपके अपने कॉपी पे नोट करना है। द्विजगत वर्गीकरण सामने डैश करके लिखेंगे। कैरोलस लिनियस कब दिया था इन्होंने? सन 1758 में। दूसरा है त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण ये दिया था, याद रखिएगा, अर्नेस्ट हेकल ने। हाँ, अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। फिर दिया गया चार जगत वर्गीकरण। कोपलैंड ने, कोपलैंड। कोपलैंड ने दिया सन 1956 में। फिर है आपका पांच जगत वर्गीकरण जो आप पढ़ने वाले हैं। ये दिया था आर्यच विटेकर ने। सन 1959 में। हाँ 69, सॉरी 69, मेरे को नहीं आता ना इसका 59, 69 और 89 को क्या बोलते हैं? 89, 89। चलो याद तो हो गया। चलो लिख लो इसको पहले, फिर पांच जगत वर्गीकरण के बारे में लिखा है। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे जिससे आपका ये 15 तारीख तक पूरा प्लांटिंग। चार जगत वर्गीकरण में क्या क्या रखा गया था? जैसे 5 जगत मोनेरा ये थे और 2 जगत में, हाँ, ये जो प्लांटी और एनिमिलिया मिल गए थे और सभी 3 जगत में किसी ने फंजाई बता दिया, 4 जगत में प्रोटिस्टा भी बता दिया, लेकिन 5 जगत में इन्होंने मोनेरा भी बताया जो हवा में दिखते नहीं है, वो वाला ये कर दिया। चलो लिख लिया? क्या क्या रहे हो? 1969 लिखा है। क्या बोल रहे हो? रुक जाओ ना, बता रहे। लिख लिया? ये मेहंदी लगा के मत लिखना, हाथ चला के लिखना, ठीक है ना? क्योंकि हमें कंप्लीट करना है इसको। आप लिखिए पांच जगत वर्गीकरण और इसको पूरा लिख डालिए। लिखिए पांच जगत वर्गीकरण डाल के पांचों के नाम लिखिए, जिसमें जैसे आते हैं जीव वैसा लिख लीजिए। मोनेरा में आते हैं एक कोश की प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में आते हैं एक कोश के यूकैरियोटिक। इसलिए मैंने बोला था पेशेंस तो रखना पड़ेगा, वर्गीकरण पढ़ोगी पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य। जो आप लोगों के पास है नहीं। सीधा जल्दी जल्दी लिखो। सबको ही आंखों का इलाज करवा लो अपने। अब मैं किसी डॉक्टर का नाम कैमरे के सामने बताऊंगी तो प्रचार हो जाएगा, मैं अलग से बता दूंगी आप लोगों को। लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई।
हो गया सबका? बार बार वही लिखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तब तो 12 बज जाएंगे, 12 बज भी गए हैं। चलो आप डाल लीजिए प्लांट किंगडम, पादप वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, प्लांट किंगडम या पादप जगत ही बस डाल लो। शुरू करें ना? चलिए, अब समझना है, केवल आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। पादप जगत, आप जानते हैं कि पादप जगत के अंतर्गत हम पादप को ही रखेंगे, प्लांट को रखेंगे, लेकिन इसमें आपके 3 प्रकार के प्लांट आते हैं। एक है आपका थैलोफाइटा, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा। मैं एक एक करके बताती जाऊंगी कि कौन सा क्या है, क्यों इसको हम ऐसा करते हैं, नाम दिया है। एक है आपका ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है टेरिडोफाइटा, एक है एंजियोस्पर्म, जिसको क्या बोलेंगे? आवृतबीजी, और जिम्नोस्पर्म, आवृतबीजी बोलेंगे शायद, जिम्नोस्पर्म। ठीक, आप लोग इस प्लांट के बारे में, इन प्लांटों को आप देख सकते हैं, है ना? इन प्लांटों के बारे में आप जानते भी हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है। अभी थोड़ा सा समझिएगा। पादप जगत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें सब प्लांट ही है, इसके अंतर्गत भी प्लांट ही आते हैं, इसके अंतर्गत भी प्लांट भी आते हैं, इसके अंतर्गत ही प्लांट आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पृथ्वी में प्लांट है वो भी अलग अलग तरीके से हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खारे पानी में ही बस होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मीठे जल में ही बस होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें ना तो तना होती है ना ही पत्ती होती है, लेकिन तो भी वो प्लांट होते हैं ना? ठीक है, तो ये सारे, मतलब इस कारण से इसको हम डिवाइड करके रखते हैं। जैसे थैलोफाइटा की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवाल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कौन बातें कर रहे हैं क्लास में? मनोज, क्या हो गया? क्या पूछ रहे थे? लिख नहीं रहा था, पूछ रहा था क्या लिखा। तो लिखना कहाँ है? अभी मैंने बोला क्या लिखना है। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवाल पढ़ेंगे। आपने शैवाल नाम सुना है, लेकिन शैवाल कोई ऐसा दिखने वाला पौधा नहीं है जिसको आप देख सकें। ठीक है, शैवाल आपका दिखता है, लेकिन ये समुद्र गहरे जल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समुद्र में, वो भी कहाँ? गहरे में। ठीक है ना, गहराई में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, समुद्र में, लेकिन कहाँ भी पाए जाते हैं? गहराई में। शायद आप लोगों ने कभी टीवी में, कभी अपने मोबाइल में समुद्र के अंदर देखा, बहुत सारी घास रहती है ना? वो जो घास है उसको हम घास नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, उसको हम शैवाल कहते हैं। आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा जिसका नाम है लाइकेन। सबने सुना है इसका नाम? लाइकेन, है ना? ये लाइकेन जो है सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब जो 2 लोगों के साथ में रहे, मतलब जो कवक और आपका शैवाल, 2 लोग जब मतलब मिलते हैं यहाँ पे, जो आपके एक दूसरे की हेल्प करें, वो आपकी हेल्प, आप उसकी हेल्प, वो होती है सहजीवी, है ना? सहजीविता उसको कहते हैं, जिसमें दोनों का योगदान हो और अपना जीवन यापन करते हैं साथ में मिलके, वो हमारे सहजीवी होते हैं। जिसमें से एक शैवाल है जिसका नाम है लाइकेन, और ये कैसा होता है? सहजीवी होता है। पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपने एक नाम जान लिया और जान गए कि शैवाल क्या है। शैवाल हमारा ऊतक रहित, ऊतक का मतलब है जो प्लांट होते हैं उनमें आपने 2 नाम सुन के रखे होंगे, एक जाइलम और एक फ्लोएम।
आपने ये आपको शायद ये याद हो, 10th में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है कि जाइलम हमारे पेड़ पौधों में पानी का संवहन करता है और फ्लोएम जो भोजन पत्तियों द्वारा बनाया जाता है उसका संवहन करता है। ये सुना है ना सबने? तो ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम क्या है? टिश्यू है, प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू है। लेकिन जो शैवाल होते हैं उसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे समझ में? ना तो इसमें जड़ होती है, ना तो ही इसमें पत्ती होती है, ना ही इसमें तना होता है, इसका कोई रूप नहीं होता। ये एक छोटी छोटी घास के रूप में ऐसे आपके समुद्र में गहराई में लगे हुए रहते हैं। अगर नहीं देखा है तो आज मोबाइल में सब कोई डालना शैवाल और देख लेना कि कैसा होता है, ठीक है ना। उसमें कोई पत्ती नहीं होती, ना होता उसमें तना होता है, ना ही उसमें जड़ होता है। बस वो किसी चट्टान से या सतह से लगे हुए छोटे छोटे घास होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और ये ऊतक रहित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो शैवाल है, शैवाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैवाल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोडोफाइटा, दूसरा है फियोफाइटा। अब शैवाल के भी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। और तीसरा है आपका क्लोरोफाइटा। ठीक, शैवाल आपके 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल आपका रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। अब इसमें क्या आता है पेपर में क्वेश्चन? पेपर में क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ, रिसेंटली पेपर की ही बात कर रही हूँ, जो अभी पेपर चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं? एनटीपीसी के, है ना। तो एनटीपीसी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्लोरेला क्या है? खाने वाली शैवाल, उसको हम खाते हैं। सभी वैसे शैवाल इतने हैं जिसको हम खा सकते हैं। शैवाल में बहुत सारी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, शैवाल में बहुत सारे आपके बोरान, आयोडीन, ये सब भी पाए जाते हैं, है ना। आप लोग बर्गर में, अब नॉर्मल यहाँ के बर्गर में तो ऐसा नहीं होता, जो बाहर बर्गर मिलते हैं उसमें भी एक घास शैवाल लगाई जाती है, घास जैसा एक पत्ता लगाया जाता है जिसमें आपका कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप उसको खाने में यूज करते हैं। बहुत सारे बाहर स्कॉटलैंड वगैरह में कई ऐसी सारी घास हैं जो समुद्र से निकाली जाती हैं, शैवाल निकाले जाते हैं, घास निकाली जाती है और उसको हम तंबाकू के रूप में, भोजन में, सलाद के रूप में भी खाते हैं, ठीक है ना। बाहर ऐसा होता है, यहाँ होता है कि नहीं होता ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपके जो शैवाल है खाने में भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक बात की क्लोरेला की, ये जो क्लोरेला है ये पूछा गया था कि क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला क्या है? शैवाल है ना। अब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि क्लोरेला कैसा शैवाल है ना, कि क्लोरोफाइटा है कि रोडोफाइटा है कि फियोफाइटा है। लेकिन इसकी खास बात पूछने की ये थी कि क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो अपने भोजन के रूप में इसे लेके जाते हैं। मतलब ये इसे हम कैबिन में, क्योंकि अंतरिक्ष में कहाँ रहेंगे, क्या खुले में रह सकते? नहीं, उड़ रहेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। जो आपका मतलब जो मिसाइल होगी उसके अंदर रहते हैं वो, तो उस कैबिन में भी इस क्लोरेला नामक शैवाल को उगाया जा सकता है। और ये काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होती है क्योंकि इसे ज़्यादा वायु वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, केवल ओनली पानी की कुछ बूंदें ही चाहिए होती हैं। तो अंतरिक्ष यात्री इसे अपने साथ ले जाते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसी में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वहाँ है नहीं, तो इसी को खा के वो प्रोटीन भी प्राप्त करते हैं, भोजन भी प्राप्त करते हैं और आपकी ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। इस कारण से इस क्लोरेला को पूछा गया कि बताइए क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला क्या है? शैवाल है और इसे अंतरिक्ष यात्री अपनी कैबिन में उगाकर खाते हैं, ठीक है। और इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। आगे समझ में कि क्यों शैवाल हम पढ़ रहे हैं। अब आते हैं रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा में। रोडोफाइटा के जो शैवाल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो शैवाल हैं, रोडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो शैवाल हैं, इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन नाम याद रखिएगा। ये लाल रंग के शैवाल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। फियोफाइटा, इसको हम भूरा शैवाल कहते हैं, इसको लाल शैवाल भी कहते हैं, लाल रंग के होने के कारण। इसमें भूरा रंग होता है इसलिए इसे हम भूरा शैवाल भी कहते हैं फियोफाइटा का। और इसका जो भूरा रंग है वो आपका एक वर्णक होता है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन,
ठीक है। अब क्लोरोफाइटा को हम हरा शैवाल कहते हैं क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं, और ये जो हरा रंग है किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में हरा रंग भी किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। जो रोडोफाइटा होते हैं ये लाल शैवाल कहलाते हैं, ये फाइकोएरिथ्रिन इसमें बढ़ना पाया जाता है इसलिए लाल रंग के होते हैं। फियोफाइटा को हम भूरा शैवाल कहते हैं, इसमें फ्यूकोजैंथीन नामक बढ़ना पाया जाता है जिसके कारण से ये भूरे रंग के होते हैं। क्लोरोफाइटा को हम हरा शैवाल कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल नामक बढ़ना पाया जाता है जिसके कारण से ये हरे रंग के होते हैं। क्लियर हो गया सबको इतना? चलिए अब इसके आते हैं एग्जाम्पल। अभी केवल आपको समझना है, ठीक है। एक है आपका पोरफाइटा, इसके एग्जाम्पल है ये रोडोफाइटा के एग्जाम्पल है। पोरफाइटा हो गया आपका। एक है ग्रेसिलेरिया, बताओ और क्या होगा? एसिटाबुलेरिया, इसमें नहीं आएगा। एसिटाबुलेरिया तो सबसे छोटा शैवाल है ना, इसमें नहीं आएगा वो। इसमें क्या आएगा? और एक जेली बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है जेली? याद करो। नहीं, उससे नहीं बनती है जेली, रुक जाओ। ये बनती है कोन्ड्रस से। कोन्ड्रस भी एक शैवाल है। एक है आपका रोडीमेनिया, इसको तंबाकू के रूप में खाते हैं। खाते कहाँ हैं? अरे रुक जाओ ना, मुंह में खाते हैं और कहाँ खाएंगे। तो रोडोफाइटा के अंतर्गत आपके कुछ प्रमुख शैवाल, मतलब आते तो बहुत सारे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन जो कुछ हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। पोरफाइटा, ग्रेसिलेरिया, कोन्ड्रस, रोडीमेनिया। जो पोरफाइटा है इसमें आपकी ब्रोमीन की कुछ मात्रा पाई जाती है और इसे हम सलाद के रूप में खाते हैं। हम ही मनुष्य ही खाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खाते। जहाँ समुद्र होंगे, जहाँ के लोग जानते होंगे कि इसमें क्या है, वो अपने उपयोग के अनुसार खाते हैं, है ना। हम लोग तो पालक खाने में ही मुंह बन जाता है, वो तो शैवाल है। सुनो, ग्रेसिलेरिया जो है इसमें आयोडीन और ब्रोमीन की कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है। ये ग्रेसिलेरिया भी आपके मतलब जानवरों को चारे के रूप में खिलाया जाता है। इससे कुछ प्रमुख दवाइयाँ भी बनाई जाती है, मेडिसिन बनती है। कोन्ड्रस का उपयोग खाने में ही किया जाता है, लेकिन इससे आइसक्रीम, जेली, ये सब कुछ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रोडीमेनिया को स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में खाया जाता है। जैसे हम लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू की पत्तियां होती हैं, तो लोग वहाँ तंबाकू, ये पत्ती वाली तंबाकू ना खा के किसको खा लेते हैं? शैवाल को खा लेते हैं। तो फायदा भी हो जाता है ना, नुकसान भी नहीं होता है ना। तो रोडीमेनिया स्कॉटलैंड में किस रूप में खाया जाता है? इसे तंबाकू के रूप में खाया जाता है। क्लियर हो गया? अब एक काम करो कि मैं रोडोफाइटा बता दी हूँ, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा अभी बताऊंगी, पहले इतना लिखा दूँ क्योंकि सब भूल जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। हाँ, ये है कि वर्गीकरण में, इसलिए मैं बोल रही थी कि पेशेंस रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ऐसे नाम आएंगे जो आपके मुंह से निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करना, मेरे साथ में उसको पढ़ लेना तो आ जाएगा समझ में। ये तो अभी शुरुआत है। चलो लिखो, लिखिए पादप जगत डाल लीजिए। लिखिए पादप जगत के अंतर्गत जल्दी लिखना। पादप जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जीव आते हैं। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषी का मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। प्रकाश संश्लेषी उत्पादकों को सम्मिलित किया जाता है। विटेकर का नाम लिखा था ना। विटेकर ने पादप जगत को 3 भागों में विभक्त किया है। विटेकर ने, लिख दो क्या? विटेकर ने पादप जगत को 3 भागों में विभक्त किया है।
विटेकर ने पादप जगत को 3 भागों में विभक्त किया है। ऐसे बना के आपको लिखना है तो लिख लीजिए, है ना। ऐसे बना के ये ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला बस लिखिएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के 3 प्रकार, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जो लिखा है वही लिख लो। तीनों लिखने हैं जो ऊपर बना हुआ है। ब्रायो, बा में राव की मात्रा लगाना, या में नहीं लगाना, सॉरी। ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि करते नहीं हो तो करनी तो पड़ेगी। नीचे वाला नहीं बनाया? नहीं, बनाना भी नहीं। लिख लिया सबने? डालिए थैलोफाइटा, पहला नंबर डाल के लिखिए थैलोफाइटा। जिम्नोस्पर्म, पहला नंबर डालिए थैलोफाइटा, पहला नंबर डालिए थैलोफाइटा। लिखिए इसमें, इसके अंतर्गत थैलोफाइटा पे लिखिए, इसके अंतर्गत शैवाल को रखा जाता है, इसके अंतर्गत शैवाल को रखा जाता है, इसके अंतर्गत शैवाल, एल्गी कहते हैं शैवाल को, शैवाल को रखा जाता है। अब डालिए शैवाल, एल्गी, अब डालिए शैवाल। लिखिए, शैवाल थैलोफाइटा की एक वनस्पति है, थैलोफाइटा की एक वनस्पति है, वनस्पति है। यह क्लोरोफिल युक्त, यह क्लोरोफिल युक्त, यह क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त, कॉमा, ऊतक रहित, ऊतक रहित मतलब ऊतक प्रेजेंट नहीं है। यह क्लोरोफिल युक्त, ऊतक रहित, क्लोरोफिल युक्त, ऊतक रहित, स्वपोषित, स्वपोषित, ऑटोनोमस होते हैं ये। स्वपोषित मतलब जो ऐसा पौधा, रुक जाओ पहले सुन लो मेरी बात को। स्वपोषित का मतलब ऐसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो कैसा होता है? स्वपोषित। ऊतक रहित मैंने बताया था कि जाइलम फोलेम वगैरह ना हो, वो कैसे होंगे? ऊतक रहित। और पहला क्या बताया है? क्लोरोफिल युक्त। भाई खाना वही बनाएंगे, वही पेड़ पौधे बना पाएंगे जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल जिसमें है नहीं वो खाना नहीं बना पाएगा, तो स्वपोषित कैसे हो जाएगा? समझ में आया? तो क्लोरोफिल युक्त, ऊतक रहित तथा स्वपोषित होते हैं, स्वपोषित होते हैं, स्वपोषित होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सामने लिखा है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तथा इसमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसमें भोज्य पदार्थ जो ये खाना बनाएंगे, इसमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित रहता है, स्टोर रहता है। अब लिखिए आगे, विटेकर ने शैवाल को, विटेकर ने शैवाल को 3 भागों में विभक्त किया है। विटेकर ने शैवाल को 3 भागों में विभक्त किया है।
3 भागों में विभक्त किया है। अब एक काम करना, ऐसे सवाल लिख लीजिए आप लोग और सवाल के तीनों प्रकार लिख लीजिए, ये पूरा जितना, बना ले अपना। हाँ ये बना लो, ये पूरा बना लीजिए। बनाइए इसको जल्दी से, क्योंकि रोडोफाइटा तो लिखाएंगे ये आज। रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा, बोल रही हूँ लिखो। रोडोफाइटा 3 प्रकार है ना, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। ये भी लिख ले लाल सवाल पूरा। हाँ, जो नीचे लिखा है वो भी लिखना है। रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। रोडोफाइटा के नीचे लिखा है लाल शैवाल और लाल शैवाल के नीचे लिखा है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन ये वर्णक का नाम है, ठीक है, जिसके कारण से लाल होता है ये। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन लिख लिया। अब फियोफाइटा के नीचे लिखे भूरा शैवाल, फ्यूकोजेंथिन। हाँ, जिसका नाम है, वर्णक का नाम लिखा है भूरा शैवाल के नीचे फ्यूकोजेंथिन। आधा ना है था के बगल में, आधा ना है पहले ही, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन लिख लिया। आप क्लोरोफाइटा के नीचे लिखे हरा शैवाल और उसका वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। अब ना बोलूंगी, सुनना था जिसको सुन लिया। हो गया ना सबका? अब लिखिए रोडोफाइटा, पहला नंबर डाल के लिखिए रोडोफाइटा। स्पीड बढ़ाओ, मेरे पढ़ाने की स्पीड कम नहीं होती, लिखने की स्पीड आपकी कम रहती है, पढ़ने की भी। लिखिए रोडोफाइटा। इस वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल लाल रंग के होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले शैवाल लाल रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें लाल शैवाल कहते हैं। इसलिए इन्हें लाल शैवाल कहते हैं। इनमें फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। इनमें फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। इनमें फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। तथा यह शैवाल गहरे जल में पाए जाते हैं। तथा यह शैवाल एल्गी गहरे जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए पोरफाइटा। पोरफाइटा, पोरफाइटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए पोरफाइटा। डैश करके लिखिए इसमें। इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बस एक एक लाइन लिखना है सबके बारे में, ठीक है। पोरफाइटा पे लिखे इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखे ग्रेसिलेरिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखे ग्रेसिलेरिया। पीछे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख रही हूँ, ग्रेसिलेरिया लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया लिखिए। इसमें इससे एगार नामक, बेकार बेकार नहीं लिखना, एगार नामक सामने लिखा हुआ है। इससे एगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। एगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग
जिसका उपयोग दवाइयाँ मलहम बनाने में प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दवाइयाँ मलहम बनाने में तथा बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी उद्योग में, जहाँ ब्रेड बिस्कुट बनती है ना, वो बेकरी उद्योग में किया जाता है। हाँ, वो समझ लो वही वाला पेस्ट होगा। हमारे यहाँ है ना ब्रेक। हाँ, उसके यहाँ बनता है ना, इसीलिए वो जानता है। चलो लिखो अगला, कोंड्रस। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल कोंड्रस। लिखिए इसमें, इससे केराजेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम, जेली, चॉकलेट बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम, जेली, चॉकलेट बनाने में किया जाता है। वो कौन सी वाली टॉफी जो जेली के जैसे रहती है? जेली ही है ना, जस्ट जेली। हाँ, जेली तथा चॉकलेट बनाने में किया जाता है। अब लिखिए लास्ट, रोडीमेनिया। लिख लिया? रोडीमेनिया। लिखिए इसमें, फ्रांस में इसका उपयोग, अरे रुको, लिखो ना। फ्रांस में इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। फ्रांस में इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है तथा स्कॉटलैंड में इसका उपयोग तंबाकू के रूप में किया जाता है। स्कॉटलैंड में इसका उपयोग तंबाकू के रूप में किया जाता है। चलो अब आते हैं आपके फियोफाइटा। डालिए फियोफाइटा, लिखो, डालिए फियोफाइटा। जिसको जाना है क्लास से निकल जाओ जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। जाना है ना, निकलो उधर से जल्दी से, पीछे से। जिसको भी जाना है, क्या लिखाना था? वो फियोफाइटा में लिखाऊंगी। लिखो, अभी फियोफाइटा में ही आएगा वो। लिखो फियोफाइटा। जिसको जाना हो निकल जाओ, कष्ट सहने की जरूरत नहीं है हमारी क्लास में। लिखिए फियोफाइटा में, ये शैवाल का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। यह शैवाल का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। यह शैवाल का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इनका भूरा रंग फ्यूकोजैंथीन वर्णक के कारण होता है। दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इनका भूरा रंग फ्यूकोजैंथीन के कारण होता है। फ्यूकोजैंथीन के कारण होता है। अभी लिखा होगा ना कॉपी पे, आप लोगों ने देख लो। फ्यूकोजैंथीन के कारण होता है। इन्हें भूरे शैवाल कहा जाता है। इन्हें भूरे शैवाल कहा जाता है। इसमें 4 एग्जाम्पल है। पहला है लैमिनेरिया, दूसरा है फ्यूकस, तीसरा है सरगासम
और चौथा है, बताओ कौन बताएगा, कौन सा है? मैक्रोसिस्टस। अभी लिखना नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि मैं इसके बारे में लिखाऊंगी। लैमिनेरिया, फ्यूका, सरगासा, मैक्रोसिस्ट, ये किस प्रकार के हैं आपके सवाल? फियोफाइटा। लैमिनेरिया का उपयोग आप खाने के रूप में करते हैं। इसमें आपकी कुछ मात्रा में आयोडीन तथा ब्रोमीन एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। फ्यूकास में भी आपका बोरान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोरान पाया जाता है। इसका भी उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। सरगासम का उपयोग जापान में होता है और जापान में इससे ऊन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ऊन तैयार किया जाता है। मैक्रोसिस्ट के बारे में बहुत बार पेपर में आया है क्योंकि मैक्रोसिस्ट सबसे बड़ा शैवाल है। कैसा शैवाल है? सबसे बड़ा। ये समुद्रों में ही पाया जाता है, इसे हम सबसे बड़ा शैवाल पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा होने के कारण, क्योंकि इसकी लंबी लंबी डोरियां जैसी संरचना पाई जाती है जो कि पूरे समुद्र में फैली हुई होती हैं, इसलिए इसे हम दैत्याकार शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैत्याकार। दैत्य का मतलब राक्षस होता है। राक्षस बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं ना। इस कारण से इसका नाम क्या कहते हैं? दैत्याकार शैवाल कहा जाता है। चलिए लिखिए, पहला नंबर डाल के एग्जाम्पल लैमिनेरिया। और मैक्रोसिस्ट का उपयोग ये खाद बनाने में किया जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा, पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लिखो लैमिनेरिया डाल के। इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। लैमिनेरिया पे लिखिए। इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। इसमें आयोडीन तथा ब्रोमीन एसिड पाया जाता है। ब्रोमीन एसिड पाया जाता है। इसमें आयोडीन तथा ब्रोमीन एसिड पाया जाता है। ब्रोमीन लिखिए, क्या? ब्रोमीन एसिड पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, फ्यूकस। फ्यूकस लिखिए। लिखिए, इसमें आयोडीन तथा ब्रोमीन उपस्थित होता है। फ्यूकस पे भी लिखिए। इसमें आयोडीन तथा ब्रोमीन लिखिएगा, बोरान नहीं। आयोडीन तथा ब्रोमीन उपस्थित होता है। आयोडीन तथा ब्रोमीन उपस्थित होता है। इसका उपयोग, आयोडीन तथा ब्रोमीन उपस्थित होता है। इसका उपयोग आयरलैंड में खाद के रूप में किया जाता है। आयरलैंड में खाद के रूप में किया जाता है। खाद वो जो अपने यहाँ यूज होती है ना, खाद। हाँ, खाद्य नहीं, खाद क्या बोलेंगे? उर्वरक ना। खाद के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला लिखिए, सरगासम। सरगासम लिखिए। इसका उपयोग जापान में ऊन तैयार करने में किया जाता है। वुलन ऊन तैयार करने में किया जाता है। हाँ, जापान में ऊन तैयार करने में किया जाता है। अब लिखिए लास्ट, मैक्रोसिस्टस। सिस्टर नहीं लिख लेना, सिस्टस है, सा है लास्ट। मैक्रोसिस्टस। कुछ लोग सिस्टर भी लिख लेंगे, फिर बोलेंगे दैत्याकार घास सिस्टर को बोला गया है। देखो चलो लिखो, यह सबसे बड़ा शैवाल है। मैक्रोसिस्टस पे लिखे, यह सबसे बड़ा शैवाल है। इसे दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है। दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है। डेविल बोलेंगे ना, राक्षस को डेविल कहते हैं ना। हाँ, दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है। इसमें पोटास की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें पोटास की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग
उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसमें पोटाश की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैसे गोबर का उर्वरक बनाते हैं, है ना, उर्वरक के रूप में किया जाता है।